अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल शाहीन टीवी। आज हमारे साथ हैं प्लास्टिक सर्जन डॉक्टर फहाद हनीफ खान, जो कि आज हमें प्लास्टिक सर्जरी के बारे में तफसील से बताएंगे। वीडियो पे जाने से पहले तमाम नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि वो हमारे चैनल शाहीन टीवी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और साथ ही बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियो आपको मौसूल होती रहे। तो बिना वक्त ज़ाया किए चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर फहाद हनीफ है और मैं कंसल्टेंट प्लास्टिक सर्जन हूँ आतिया जनरल हॉस्पिटल में। आज हम बात करेंगे प्लास्टिक सर्जरी के हवाले से और मैं आपको बताऊंगा कि प्लास्टिक सर्जरी क्या है और इसमें क्या क्या चीज़ें हम देखते हैं। प्लास्टिक सर्जरी बेसिकली बालों से लेके पाँव के नाखून तक हर चीज़ जो बाहर बाहर हमें नज़र आती है वो प्लास्टिक सर्जरी डील करता है। इसमें हमारे पास दो ब्रॉड स्पेशल कैटेगरीज आती हैं, जिसमें एक आती है रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जरी, जैसे चोट लगने के बाद या एक्सीडेंट होने के बाद जो हादसात होते हैं और जैसे गोश्त या ऊपर की खाल निकल जाती है, वो सब प्लास्टिक सर्जरी के ज़मन में आता है। और दूसरा कॉस्मेटिक सर्जरी, जो आजकल बहुत ज़्यादा मशहूर है, जिसमें बाल लगाना, फेस लिफ्ट करना, जवानी को दोबारा लेके आना, नाक सही करना, ऐसे ही छाती को सही करना, पेट के चर्बी और खाल को ज़ायद खाल को निकालना, उसको लाइपोसक्शन करना, ये सब प्लास्टिक सर्जरी के ज़मन में आता है। अच्छा, अब मैं आपको थोड़ी मोटी मोटी बातें और मोटे मोटे प्रोसीजर्स, जो चीज़ हम रेगुलरली देखते हैं और हमारी पॉपुलेशन में ज़्यादा हैं, बच्चों में ज़्यादा हैं, बड़ों में ज़्यादा हैं, वो मैं आपको बताते चलता हूँ। हम स्टार्ट करेंगे बालों से। सबसे ज़्यादा होने वाला प्रोसीजर जो प्लास्टिक सर्जरी में आजकल सबसे ज़्यादा कॉमन है, हर जगह आप बोर्ड देख रहे होंगे, उसके बिल बोर्ड्स में नज़र आ रहा होगा, हेयर ट्रांसप्लांट। हेयर ट्रांसप्लांट बेसिकली मोटी मोटी बात यह है कि जो बाल जिसमें हार्मोनल ट्रीटमेंट, हार्मोनल जो इन्फ्लुएंस होता है वो ना हो, जो कि पीछे के बाल होते हैं, उसको लेके हम ऐसी जगह पे ट्रांसफ़र करें जहाँ पे बाल गायब हो गए। अब वो आगे फ्रंट के बाल भी हो सकते हैं, साइडों के बाल हो सकते हैं, पलकों के बाल हो सकते हैं, कहीं पे भी बाल लगा सकते हैं। अब वो किसी 2-3 तरीके होते हैं जो आप लोग ने मशहूर थे, आजकल बोर्ड पे देख रहे होंगे, कट के बगैर उसके हिसाब से भी लग सकते हैं और कट के साथ भी लग सकते हैं, लेकिन वो हर मरीज़ के हिसाब से, बालों के सर पे बालों के हिसाब से लगते हैं। दूसरा, इससे थोड़े नीचे आ जाए तो एक कॉस्मेटिक प्रोसीजर है जिसको हम कहते हैं कि भर्रों की दुरुस्तगी। उसके अंदर ये करते हैं कि जो आँखों की जो पलकें हैं उसके ऊपर ज़ायद खाल होती है, जो कि एज प्रोग्रेस करने से आ जाती है, तो हम उसकी ज़ायद खाल को एड्रेस करते हैं और उससे जवानी का एक इफ़ेक्ट होता है, जो कि लूज़ स्किन हमारे फेस पे और आँखों के इर्द गिर्द लूज़ स्किन होती है, उसको हम एक्सरसाइज कर देते हैं। इसको हम ब्लेफरोप्लास्टी कहते हैं। इससे थोड़ा नीचे आ जाए तो हम नाक जो दुरुस्तगी होती है, नाक में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, इसकी पूरी एक अलग डिसिप्लिन है, लेकिन नाक की दुरुस्तगी और उसकी एक्सटर्नल अपीयरेंस जितनी भी अच्छी आइडियल हो सकी है, वो प्लास्टिक सर्जरी और प्लास्टिक सर्जन उसको डील करता है। फिर हमारा जो इम्पोर्टेंट काम होता है, जो हमारी पॉपुलेशन में काफ़ी कॉमन है, वो क्लेफ्ट लिप पैलेट है। बच्चों में जो कटे हुए होंठ और तालू होते हैं, इसका ऑपरेशन भी डिफरेंट एज पे और पैदाइश से लेके जब तक उसकी आखिरी सर्जरी की स्टेज होती है, तब तक उस सब की ज़िम्मेदारी प्लास्टिक सर्जन और 2-3 उसके साथ टीम के मेंबर्स होते हैं, तो उन सब की ज़िम्मेदारी होती है। तो इसमें जो ऑपरेशन का सिलसिला होता है, जिसमें होंठ और तालू बनाया जाता है, वो सब प्लास्टिक सर्जरी वाला करता है। इसके बाद हमारे पास आते हैं कानों के जो मसले होते हैं, जैसे कान अगर खुदा न खास्ता कभी एक्सीडेंट में अगर उसको चोट लग जाए या कहीं से कोई हिस्सा उसका गायब हो जाए, उसको बनाना, या फिर बस पैदा होने के साथ ही जैसे कान के मसले होते हैं, कान नुमाया नज़र आना, या फिर किसी साइड से छोटा एक बड़ा, या फिर बिल्कुल ही ना होना बचपन से, तो ये सब प्लास्टिक सर्जरी वाला कम्प्लीटली बनाता है और उसको दुरुस्त करता है, और अगर खूबसूरती चाहिए तो उसमें खूबसूरती भी पैदा कर सकता है। अच्छा, दूसरी चीज़ हमारे पास आती है चेहरे के ऊपर खूबसूरती। इसमें आजकल डर्मेटोलॉजिस्ट और काफ़ी सारे माहिर जल्द और प्लास्टिक सर्जन बोटॉक्स और फिलर यूज़ करते हैं। तो ये दोनों डिसिप्लिन्स में प्लास्टिक सर्जरी और डर्मेटोलॉजिस्ट के बीच में डिवाइडेड है। ये बोटॉक्स और फिलर्स और फैट ग्राफ्टिंग, ये सब कुछ प्लास्टिक सर्जरी और कॉस्मेटिक सर्जन के नाम से हम लोग प्लास्टिक सर्जरी वाले करते हैं। और इसमें जो सर्जिकल पॉइंट ऑफ व्यू होता है, उसमें फेस लिफ्ट होता है। वो फेस लिफ्ट जो होती है वो ख़ास तौर पे चेहरे की जो झिर्रियाँ होती हैं और खाल लटकना होता है, उसको ऑपरेशन के ज़रिए खाल की टाइटनिंग की जाती है, तो वो भी प्लास्टिक सर्जरी वाला
डॉक्टर करता है। अच्छा, मैं यहाँ पे बात बताता चलूँ कि प्लास्टिक सर्जरी कोई एक ऐसी फील्ड नहीं है कि जिसके अंदर प्लास्टिक यूज़ होती हो, लेकिन हम एक इस तरीके से ऑपरेशन करते हैं कि जिसमें निशान और जिसमें ऑपरेशन की जो निशानियाँ होती हैं, जैसे जिसमें कट का निशान आता है, तो ये इस तरीके से हम उसको छुपाते हैं कि किसी आम बंदे को वो नज़र ना आए, तो इसको प्लास्टिक सर्जरी कहा जाता है। या फिर इस दूसरी चीज़ में ज़बान में ये कि बंदे की खाल या बंदे के जिस्म से ऐसा कोई हिस्सा लिया जाता है कि जिसका निशान ना पड़े, और उसकी जहाँ पे डेफिशिएंट होती है, जहाँ पे स्किन लॉस हो, जहाँ पे कोई ज़ख्म हो, तो उसको बनाया जाता है, तो ये प्लास्टिक सर्जरी कहा जाता है। अच्छा, एक और चीज़ जो बहुत कॉमनली लोग पूछते हैं आके, वो ये कि क्या ऑपरेशन के बाद कोई निशान रहेगा। तो ऐसी कोई भी दुनिया में आज तक कोई ऐसी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी नहीं आई है कि जिससे निशान बिल्कुल ख़त्म हो जाए। हाँ, ऐसा ज़रूर है कि निशान पड़ेगा, लेकिन उसको मिनिमाइज़ करने के बहुत सारे तरीके हैं, बिल्कुल कम करने के बहुत सारे तरीके हैं। लेकिन अगर आप, जैसे फॉर एग्जांपल छोटी सी मिसाल है, एक छोटा सा कट मैं एक प्लास्टिक सर्जन, एज अ प्लास्टिक सर्जन छोटा सा कट चेहरे पे देता हूँ, तो मैं ऐसे इस तरीके से दूंगा कि उसको एक तीसरा बंदा पकड़ ना सके। लेकिन मैं और मरीज़, क्योंकि हमें ऑपरेशन के बारे में पता है, तो हम उसको नुमाया तरीके से पकड़ सकते हैं। लेकिन कोई तीसरा बंदा पहली झलकी में देखेगा तो उसको बिल्कुल आइडियली नज़र नहीं आएगा। अच्छा, फिर हम ऑपरेशंस की और चीज़ें मैं आपको बताऊं, जैसे मर्दों में छाती थोड़ी बॉडी बिल्डिंग करते हैं, वेट लॉस होता है, तो छाती थोड़ी सी भर जाती है, तो उसको कमी करने के लिए लाइपोसक्शन का एक प्रोसीजर है, गायनिकोमेस्टिया को प्रॉब्लम कहते हैं उसको, और वो भी और प्लास्टिक सर्जरी का डॉक्टर जो होता है वो उसको डील करके उसको बेहतर करता है। इसके साथ हमारी फील्ड में जो बाजू है वो बहुत इंपॉर्टेंट फील्ड है, स्पेशली इन पाकिस्तान में, क्योंकि यहाँ पे इंडस्ट्रियल जो वर्कर्स होते हैं हमारे, उनको थोड़ा सा कवरेज और इंश्योरेंस का थोड़ा इशू होता है, तो यानी सेफ्टी हैजर्ड्स का थोड़ा इशू होता है। तो ये फील्ड भी प्लास्टिक सर्जरी के डॉक्टर देखते हैं, स्पेशली जो हैंड सर्जन्स हैं, जो कराची में और पूरे पाकिस्तान में हैंड सर्जन के नाम से मशहूर हैं। वो ऑर्थोपेडिक सर्जन भी हो सकते हैं, लेकिन प्लास्टिक सर्जरी के डिसिप्लिन में ज़्यादा आते हैं। उसमें हमारे ज़बान में नसों से लेके रगों तक, यानी हाथ चलाने का फंक्शन, खून की रवानी का फंक्शन, पट्टों का फंक्शन और गोश्त का फंक्शन, ऊपर खाल है नहीं है, उसको खाल को बनाना है, कहीं से लेके आना है, ये सब प्लास्टिक सर्जरी का काम है। अब वो इस दुरुस्तगी को या तो वो बचपन से हो सकती है, बच्चों की उंगलियां जुड़ी होती हैं, अंगूठा गायब होता है, अंगूठा एक आपस में फंसा हुआ होता है, या फिर हाथ नहीं चल रहा होता, ड्यूरिंग डिलीवरी इंजरी हो जाती है तो हाथ बच्चों का कमज़ोर होता है, तो ये सब प्लास्टिक सर्जन देखता है। अब वो डिफरेंट स्टेज पे डिफरेंट प्रोसीजर्स होते हैं, वो हर मरीज़ के हिसाब से डिफरेंट होते हैं, लेकिन एक कॉमन प्रॉब्लम होती है उंगलियां जुड़ने की। ये एक बहुत कॉमन हमारे पाकिस्तान में एक सिनेरियो है, जिसमें एक उंगलियां या दो से ज़ायद उंगलियां आपस में जुड़ी होती हैं, तो ये बच्चे जो होते हैं ये प्लास्टिक सर्जन डील करता है, और इन बच्चों का ऑपरेशन कम से कम 1 साल से पहले हो जाना चाहिए, ताकि 1 साल के बाद अब वो चीज़ें भी जब पकड़ना शुरू हो, या फिर उसकी जो हाथ की ग्रोथ जब होना शुरू हो, तो उसमें उंगलियां डिफॉर्म ना हो और उसकी हैंड ग्रिप नॉर्मल हो। अच्छा, दूसरी चीज़, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, एक्सीडेंट में लोग गिर जाते हैं तो उनके बाजू में नसों का डैमेज हो जाता है, तो इसको ब्रेकियल प्लेक्सिस इंजरी कहते हैं। ये ब्रेकियल प्लेक्सिस इंजरी भी प्लास्टिक सर्जन डील करता है। इसमें पूरी नसों का, पट्टों का रद्दोबदल करके उसको फंक्शन को वापस रिस्टोर करने की कोशिश की जाती है। बाद में फिजियोथेरेपी होती है, और अच्छा खासा लंबा टाइम पीरियड तक हमारे साथ मरीज़ रहते हैं और बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। तो इस ब्रेकियल प्लेक्सिस इंजरी को भी प्लास्टिक सर्जन के ज़रिए आप अगर कोई मरीज़ है तो उसको बेहतर कर सकते हैं। अच्छा, हाथ और उंगलियों के कटने का जहाँ तक सवाल है, जैसे उंगलियां छुरी से कट जाती हैं, या कोई एक्सीडेंट हो, कोई मशीन में आ जाए, उंगलियां, हाथ, बाजू कट जाता है, तो इसको वेस्कुलर रिप्लांट कहते हैं। ये रिप्लांटेशन बहुत बड़े सेंटर्स में होता है, जैसे आगा खान लियाकत नेशनल, और इसके लिए बहुत बड़ा ऑपरेशन होता है, बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, फाइन माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है, जिसमें से बहुत भारी भारी धागे से नसें और रगों को दोबारा जोड़ा जाता है, और कुछ अरसे के लिए मरीज़ को अपने साथ ही अपने हॉस्पिटल में ज़ेरे निगरानी आईसीयू के अंदर रखा जाता है। तो ये एक बहुत लंबा प्रोसीजर होता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ कराची में पॉसिबल है, और ये प्लास्टिक सर्जन के डोमेन में होता है। इसमें हड्डी से लेके जिल्द तक और उसके बीच में जो रगे और गोश्त और पट्टे होते हैं, ये सब प्लास्टिक सर्जरी वाला उसको मुरम्मत करता है। और माशाल्लाह यहाँ पे अब जो नई जनरेशन आ रही है वो इस तरफ ज़्यादा इंक्लाइंड है, तो उनके रिज़ल्ट भी काफ़ी अच्छे हैं। लेकिन एक चीज़ जहन में मैं इस वीडियो के थ्रू लेके आऊँ कि अगर खुदा न खास्ता आपको किसी के अपने जान पहचान या करीबी अगर किसी रिश्तेदार का कोई ऐसे उंगली या हाथ बाजू कटे,
तो उसके लिए सबसे अच्छी इम्पॉर्टेंट सेविंग यानी जो आपका जो आज़ा कट गया है उसको सेव करने का तरीका, हॉस्पिटल ले जाने का तरीका ये है कि उसको सबसे पहले आप नल के पानी में, बिल्कुल साफ़ पानी में उसको साफ़ कर लें और उसको एक कपड़े में या फिर साफ़ पट्टी के अंदर लपेट के एक शॉपर में डाल लें और उस पट्टी वाले शॉपर को एक बर्फ़ वाले शॉपर में डाल के आराम से मरीज़ के साथ ट्रांसपोर्ट कर दें। इससे डॉक्टर को फ़ायदा ये है, हमें लगाने वाले प्लास्टिक सर्जन को फ़ायदा ये होता है कि जो आज़ा आप साथ लेके आए हैं, पार्ट जो साथ लेके आए हैं उसको आसानी से हम लगा सकते हैं और उसमें कोई और फर्दर डैमेज नहीं होता, उसकी साइकिल कम हो जाती है, उसमें डैमेज नहीं होता। तो हम जो आज़ा वापस लगाते हैं उसको चलने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि जो जैसे ख़वातीन में ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन का आजकल प्रोसीजर बहुत ज़्यादा है, ये कॉस्मेटिक प्रोसीजर है, ये भी प्लास्टिक सर्जन ही करते हैं और मखसूस प्लास्टिक सर्जन जिनका इस फील्ड में ज़्यादा दिलचस्पी है वो इस ऑगमेंटेशन को करते हैं। लेकिन ये बिल्कुल प्लास्टिक सर्जरी की डोमेन है और प्लास्टिक सर्जरी जो कॉस्मेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से जिनको आइडिया है इसको, तो वो इस ऑपरेशन को करते हैं। दूसरा जो चेस्ट के हवाले से, जो एब्डोमेन के हवाले से इम्पॉर्टेंट आजकल प्रोसीजर है कि एब्डोमिनोप्लास्टी और लाइपोसक्शन, जिसके अंदर ज़ायद जो चर्बी खाल के नीचे जमा होती है उसको निकालते हैं और पेट को खूबसूरत बनाया जाता है। स्पेशली उन ख़वातीन के लिए जो बहुत ज़्यादा, जिनके 3-4 बच्चे हों और उनका एब्डोमेन लैक्स हो, जिनकी एब्डोमिनल जो पेट की खाल है वो लटक रही हो, उनके लिए प्रोसीजर बहुत अच्छा है। उससे 2-3 फ़ायदे हैं। तो फंक्शनल आउटकम भी अच्छा होता है, पेट ज़्यादा खाल जो लटकती है वो ज़ख़म वख़म कराती है, चलने फिरने में, उठने बैठने में मसला होता है तो वो चीज़ मसला सही हो जाता है और ओवरऑल कपड़े के ऊपर से भी लुक बहुत बेहतर हो जाता है। इसको एब्डोमिनोप्लास्टी और लाइपोसक्शन कहते हैं। ये दोनों अलग अलग तरीके हैं, दोनों के लिए अलग अलग मरीज़ का मुआयना करके तयन किया जाता है कि किस मरीज़ को किस प्रोसीजर की ज़रूरत है। लेकिन पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी सारे, कराची में काफ़ी सारे प्लास्टिक सर्जन हैं जो ये प्रोसीजर करते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे रिजल्ट होते हैं। इसके बाद हमारे पास एक बहुत बड़ा चंक है, एक बहुत बड़ा बल्क है पाँव के ज़ख्मी होने का और डायबिटिक फुट का, जिसको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट ज़रूरत है, जो बहुत सारे डॉक्टर मिलके देखते हैं, जिसमें से इम्पोर्टेंट एक प्लास्टिक सर्जन भी होता है जो कि उस ज़ख़म को, उस ज़ख़म की ख्याल रखने को, उसमें बहुत बड़ा उसका अहम रोल होता है। तो जैसे रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट होते हैं जिसमें पाँव में फ्रैक्चर हो जाते हैं, ऊपर खाल गायब हो जाती है, गोश्त टूट जाता है, गोश्त निकल आता है, गोश्त गायब भी हो जाता है, तो ये सब चीज़ें हड्डी वालों के साथ मिल के प्लास्टिक सर्जन देखता है। अच्छा, इसमें हर किस्म के ऑपरेशन होते हैं, सिंपल सी एक खाल लगाने से लेके पूरा गोश्त ट्रांसफ़र करने तक और पूरा बड़े बड़े 14-12 घंटे के ऑपरेशन से लेके छोटे छोटे स्किन ग्राफ्टिंग तक, ये सब प्रोसीजर प्लास्टिक सर्जन करता है और उसमें काफ़ी अच्छे रिज़ल्ट आते हैं। पेशेंट माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह चलना फिरना शुरू हो जाते हैं। लेकिन ये सब तयन ज़ख़म के ऊपर और मरीज़ की कंडीशन के ऊपर होता है, लेकिन इसके रिज़ल्ट अच्छे हैं और जो पाँव जो पिछले ज़माने में, पिछले कुछ अर्से पहले ख़राब होने की वजह से पहले काटे जाते थे, वो अब काफ़ी हद तक बचा सकते हैं। अच्छा, एक और चीज़ जो डायबिटिक फुट है, जो शुगर के मरीज़ों में, डायबिटीज़ के मरीज़ों में जो ज़ख़म हो जाते हैं, छोटे से अंगूठे से स्टार्ट होते हैं और प्रोग्रेस करते 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 पाँव काटने तक की नौबत आ जाती है। तो इसमें अगर हम शुरू से ही प्लास्टिक सर्जन को इन्वॉल्व कर रखते हैं तो वो ज़ख़म के हवाले से आपको ज़्यादा बेहतर गाइड कर सकता है। हाँ, इसमें ये ज़रूर है कि डायबिटीज़ का डॉक्टर और वेस्कुलर सर्जन और ऑर्थोपेडिक सर्जन सबका अपना अपना रोल है, लेकिन ज़ख़म के हवाले से एक प्लास्टिक सर्जन आपको ज़्यादा गाइड कर सकता है कि इसमें क्या चीज़ की जाए, कैसे हम किस जरासीम हो सकते हैं, किस तरह से उसको किया जाए और किस तरह से किस वक्त उसकी सफाई की जाए। तो प्लास्टिक सर्जन को लूप में लेना, उससे मशवरा करते रहना, तो ये मरीज़ के लिए और उसके पाँव बचाने के लिए, उसकी जान बचाने के लिए ज़्यादा मुफीद होता है। दूसरी चीज़ जो मैं बीच में बताना भूल गया, कि बच्चों का एक ऑपरेशन होता है हेर्पेस, जिसमें पेशाब की जो जगह होती है उसके एक एबनॉर्मल ओपनिंग होती है और ये एबनॉर्मल ओपनिंग पीडियाट्रिक सर्जन भी डील कर सकते हैं, यूरोलॉजिस्ट भी डील कर सकते हैं और प्लास्टिक सर्जन भी डील कर सकते हैं। चूँकि हमारा ताल्लुक एक फाइन काम से होता है, एक बार बहुत बारीक माइक्रोस्कोपिक काम जो कि हम सुबह शाम करते हैं, तो एक इम्पॉर्टेंट पर्सपेक्टिव में ये जो हाइपोस्पीडियास की सर्जरी होती है काफ़ी फ़ाइन काम होता है, क्योंकि बच्चे का ऑपरेशन है, छोटा सुराख होता है, उसको छोटी सी नलकी बनानी होती है, तो ये फ़ाइन काम अगर कोई प्लास्टिक सर्जन परफॉर्म करे और किसी यूरोलॉजिस्ट के साथ मिलकर करे तो ज़्यादा अच्छा उसका रिजल्ट आउटकम आता है। दो उसमें कॉम्प्लिकेशन के चांसेस होते हैं, वो हर सर्जरी में होते हैं, लेकिन जब एक दो डॉक्टर मिलकर करते हैं और जिसका सुबह शाम हाथ साफ़ होता है थोड़ा फाइन काम में, तो वो ज़्यादा बेहतर तरीके से उस ऑपरेशन को कर सकता है।
अच्छा, ये सब बीमारियां मैंने मोटी मोटी आपको बताई और प्लास्टिक सर्जरी हवाले से ये चंद चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। इसके अलावा जो मोटी चीज़ें जैसे बर्न्स के पेशेंट होते हैं, ये भी हमारे डिसिप्लिन में आते हैं। बर्न्स के पेशेंट में फ्रॉम द टाइम ऑफ इंजरी यानी जलने से लेकर अगर जले हुए को 5-10 साल 20 साल भी हो गए और उसमें कोई हाथ में, मुंह में, गर्दन में, कहीं पे पाँव पे अगर कॉन्ट्रैक्चर बन रहा हो, मुड़ला हो, ज़ख्म बन गया हो, तो ये सब चीज़ भी प्लास्टिक सर्जन डील करता है। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमारी डोमेन में आजकल है, ये हेड एंड नेक कैंसर, यानी मुंह में छालिया तंबाकू गुटखा खाने वाले लोग जिनके मुंह में बहुत बड़ा सा कैंसर या छोटा सा कैंसर बन जाता है, तो वो हम मैक्सिलोफेशियल सर्जन और ENT के डॉक्टरों के साथ मिलकर उसको निकालते हैं और उसी वक्त उसी ऑपरेशन में उस कैंसर को निकालने के बाद जब सारी सफाई हो जाती है, उसी ऑपरेशन में हम उसका ज़ख्म को दोबारा से बना देते हैं और दोबारा से इस नियत से बनाते हैं कि उसमें जब मरीज़ निकल के बाहर आए तो उसमें कोई ऐसा बड़ा सुराख नज़र ना आए या दांत अंदर से नज़र ना आए, ज़बान अंदर से नज़र ना आए, जिससे हमें देख के मरीज़ या उसके रिश्तेदार या उसके घर वाले परेशान हों। दो ये कॉस्मेटिक सर्जरी नहीं है, इसमें कोई ऐसा हम काम नहीं करते कि इससे नॉर्मल फेस बनना शुरू हो जाए, लेकिन हम ऐसी करीब चीज़ बना देते हैं कि जिसमें होंठ और गाल और ज़बान ऐसी बना देते हैं कि नॉर्मल के करीब होती है। उसमें 2 मॉडिफिकेशन के चांसेस होते हैं, जब वो ऑपरेशन के बाद रेडिएशन और कीमोथेरेपी के साथ सब कुछ फारिग हो जाता है तो उसमें मॉडिफिकेशन के चांसेस होते हैं, लेकिन ऑपरेशन के बाद, पहले ऑपरेशन के बाद ऐसी कंस्ट्रक्शन हो जाती है कि बंदे को देखने में कोई मसला नहीं होता। दूसरी चीज़, दूसरे कैंसर जो जिल्द के कैंसर होते हैं, छोटे छोटे मोल से लेके बड़े ज़ख्म जो कि कैंसर में तब्दील हो जाते हैं बाद में, या फिर कोई गोश्त के अंदर खाल के नीचे बड़े कैंसर जिनको सार्कोमा कहा जाता है, ये भी प्लास्टिक सर्जन की डोमेन में आता है। दो इसमें हम लोग बाकी डॉक्टर्स के साथ मिलके जिस तरीके से अगर हड्डी में जा रहा है या फिर किसी रगों में जा रहा है तो हम दूसरे डॉक्टर्स के साथ मिलके उसको निकालते हैं, लेकिन ये प्लास्टिक सर्जन निकाले और उसको बनाए साथ साथ, तो ये सब प्लास्टिक सर्जन का निकालना और उसको बनाना, ये सब काम हमारे प्लास्टिक सर्जरी की डोमेन में आता है। ये सब बातें मैंने जो आपको बताई, ज़्यादा हमारी प्लास्टिक सर्जरी की बहुत मोटी कॉमन बीमारियां हैं, कॉमन प्रॉब्लम्स हैं जो हम लोग फेस करते हैं, और ऐसे मरीज़ों को जिनको आप करीब में देखें या समझें कि भैया इनको ज़रूरत है हमारी, तो ज़रूर किसी प्लास्टिक सर्जन को से रुजू करें, उनसे रब्ता करें और उनका ज़रूर ओपिनियन लें, और अपना और अपने घर वालों का ज़रूर ख्याल रखें और डॉक्टरों से ज़रूर मशवरा करें। जज़ाकल्लाह।